नमस्कार। आज का वीडियो है सामुदायिक स्तर के प्रशिक्षण के लिए फ्लिप चार्ट, वायु प्रदूषण और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। वीडियो का टॉपिक है वायु प्रदूषण और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव, जो कि द नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के अंतर्गत है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ट्यूटोरियल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको कंप्लीट देखें और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो भी जनमानस आपके SWC सेंटर पर आते हैं उनको आप काउंसिल कर सकते हैं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में बता सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको कृपया कंप्लीट देखें। वायु प्रदूषण पर परिचर्चा के उद्देश्य: स्वच्छ वायु के महत्व के बारे में प्रतिभागियों, छात्रों, बच्चों में जागरूकता बढ़ाना, वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के बीच की कड़ी के बारे में समझ बढ़ाना, यह समझ बढ़ाना कि शरीर पर दुष्प्रभाव अस्थायी नहीं होते हैं और भविष्य में जीवन में गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वायु प्रदूषण से बच्चों पर बहुत दुष्प्रभाव कैसे पड़ता है, इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाना, वायु प्रदूषण से स्वयं को बचाने के उपायों के बारे में जानना तथा वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों को नियंत्रित करना, यह मेन टॉपिक होंगे आज के इस वीडियो में, जो कि हमने 5 टॉपिक आपको अभी बताए हैं। पहला है स्वच्छ वायु के महत्व के बारे में बताएंगे। दूसरा, वायु प्रदूषण और उसके स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव होते हैं उसकी कड़ी को समझाते हुए बताएंगे। तीसरा है यह समझ बढ़ाना कि शरीर पर दुष्प्रभाव होते हैं वो अस्थायी नहीं होते हैं, वह स्थायी होते हैं और ये भविष्य में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ है, चौथा, वायु प्रदूषण से बच्चों पर जो भयंकर दुष्प्रभाव होते हैं उसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के संबंध में बताएंगे। पांचवा, वायु प्रदूषण से स्वयं को बचाने के उपायों के बारे में जानना तथा वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों को नियंत्रित कैसे करना है, इस बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वायु गुणवत्ता और वायु प्रदूषण। वायु की गुणवत्ता हमें बता सकती है कि हमारे लिए यह वायु स्वस्थ है या नहीं। यह हमारे आसपास की वायु की स्थिति को दिखाता है और बताता है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह कितना साफ और स्वस्थ है। यदि हवा में हानिकारक तत्व एक निर्दिष्ट मात्रा से अधिक हैं तो वह वायु की गुणवत्ता की दृष्टि से खराब आंकी जाती है। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण तब होता है जब पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हानिकारक गैस, धूल, धुआं, गंध या जहरीले पदार्थों का वायु में समावेश होता है। इन हानिकारक पदार्थों को वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषण को आमतौर पर अंदर का इंडोर और बाहरी आउटडोर वायु प्रदूषण में वर्गीकृत किया जाता है। खाना पकाने के अशुद्ध ईंधन का उपयोग इंडोर वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है। उद्योगों, अपशिष्ट और फसल जलने, वाहन और निर्माण कार्य से उत्पन्न आउटडोर या परिवेशी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जिसे हम आउटडोर प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषक। अब वायु प्रदूषक सांस के साथ प्रवेश करने वाले तत्व हैं, फेफड़े में पहुंच जाते हैं और रक्त प्रवाह में दिक्कत उत्पन्न करते हैं। यह चित्र आपको दिखाएगा कि वायु प्रदूषक किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषक क्या है? वायु प्रदूषक हवा में ठोस कणों, तरल बूंदों या गैसों के रूप में मौजूद होते हैं। ये प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। यदि ऐसे पदार्थों की मात्रा वायु में अधिक होते हैं तो यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कणकीय पदार्थ क्या हैं? कणकीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर PM पृथ्वी के वायुमंडल में छोटे ठोस या तरल पदार्थों की उपस्थिति है। PM10 कण 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास का होता है। PM2.5 का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। आप PM2.5 की कल्पना सूक्ष्म कणों के रूप में कर सकते हैं। मानव बल लगभग 100 माइक्रोमीटर मोटा होता है, इसलिए लगभग 40 सूक्ष्म कणों को बाल की चौड़ाई पर रखा जा सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण आपके लिए सबसे हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये आपके फेफड़ों में गहराई से प्रवेश कर सकते हैं और उनमें से कुछ आपके रक्त में भी पहुंच जाते हैं। अब यह चित्र देखिए, यहाँ पर दर्शाता है कि जैविक पदार्थ, ह्यूमिडिफायर, वेपोराइजर, हीटिंग वेंटिलेटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम HVAC से उत्पन्न होने वाले रोगाणु। धूम्रपान देखिए कितना नुकसानदायक होता है। खाना पकाने के लिए बायोमास, जीवाश्म और लकड़ी जैसे अशुद्ध ईंधन जलाना, वह भी प्रदूषण के लिए
अच्छा नहीं है। अगरबत्ती, धूप बत्ती और मच्छर अगरबत्ती भी प्रदूषण करते हैं। सूक्ष्म जीव, विषाणु और फफूंद द्वारा छोड़े गए हवा में अदृश्य कण या भी प्रदूषण के कारक होते हैं। स्थिर पानी, गद्दे, कालीन और ह्यूमिडिफायर में उत्पादित संक्रामक एजेंट, रेजिन, मोम, पॉलिशिंग सामग्री, पेंट सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन, यह सब भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अंदरूनी वायु प्रदूषण, एस्बेस्टास, फर्श बनाने का सामान, चिपकाने की सामग्री और कंपोजिट लकड़ी के उत्पाद जैसे निर्माण सामग्री वगैरह अंदरूनी वायु प्रदूषण के कारक हैं। जस्ता, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा, तांबा जैसे भारी धातुएं, धूल के कीटाणु, फफूंद, पुष्प पराग और संक्रामक तत्व जैसे जैविक प्रदूषक, वायु वहित सस्पेंडेड कड़की पदार्थ, तंबाकू और खाना पकाने के ईंधन से धुआं, खाना पकाने के ईंधन के अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, यह सब निकलता है। अन्य प्रदूषक जैसे काला कार्बन, फॉर्मल्डिहाइड, वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वीओसी। स्रोत, खाना पकाने के लिए बायोमास, जीवाश्म और लकड़ी जैसे अशुद्ध ईंधन जलाना, तंबाकू का धुआं, जैविक पदार्थ, ह्यूमिडिफायर, वेपोराइजर, हीटिंग, वेंटिलेटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम HVAC से उत्पन्न होने वाले वायु वहित कण जैसे कि माइक्रोबियल, वायरल, फंगल और एक्टिनोमाइसाइट रोगाणु। रेजिन, मोम, पॉलिशिंग सामग्री, पेंट सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन, धूप अगरबत्ती और मच्छर अगरबत्ती। स्थिर पानी, गद्दे, कालीन और ह्यूमिडिफायर में उत्पन्न संक्रामक एजेंट, यह सब हमारे अंदरूनी वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। यह इमेज दिखा करके आप लोगों को समझा सकते हैं कि अंदरूनी वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं देते आमतौर पर। तो देखिए, पावर प्लांट उत्सर्जन, निर्माण से उत्पन्न धूल, निर्माण सामग्री, कारखानों और जनरेटर में ईंधन का उपयोग, कचरा जलाना, कृषि कार्य और फसल जलाना, वाहनों का धुआं, यह सब भी जो एक्सटर्नल वायु प्रदूषण के कारक हैं और उनके स्रोत हैं। तो इस फिगर को दिखा करके भी आप लोगों को समझा सकते हैं कि वायु प्रदूषण के ये हमारे यह स्रोत हैं। बाहरी वायु प्रदूषण स्रोत, जैसा कि अभी पिछली फिगर में देखा था, निर्माण, वाहन से निकलने वाला धुआं, फसल अवशेष जलाने सहित कृषि पद्धतियां, तंबाकू का धुआं, करकट जलाना, विद्युत उत्पादन से प्रदूषण, कारखाने और जनरेटर इत्यादि में उपयोग होने वाला ईंधन, निर्माण सामग्री और समुद्री नमक। इसके साथ ही जो फिगर दिख रहा है इसमें कीटनाशक, वायु वहित सस्पेंडेड कड़की पदार्थ, तंबाकू का धुआं, धूल, गंधक, संखिया और फ्लोरीन के ऑक्साइड, ओजोन, जैव एरोसोल, कार्बन मोनोऑक्साइड, काला कार्बन। वायु गुणवत्ता सूचकांक HQI, प्रदूषण के स्तर, संभावित स्वास्थ्य परिणाम। देखिए कितना प्रदूषण होगा, उसके क्या संभावित स्वास्थ्य परिणाम होंगे, सामान्य जन समुदाय के बारे में क्या हिदायत है, वह सब इस आप फिगर से लोगों को समझा सकते हैं। जैसे कि अगर HQI जो है 0 से 50 है तो वह उत्तम है, कम जोखिम है संभावित स्वास्थ्य परिणाम, और सामान्य जन समुदाय को कोई विशेष सावधानी नहीं रखनी होती है। संवेदनशील जो जन समुदाय है उनको भी कोई विशेष सावधानी नहीं रखनी होती है। 51 से 100 के बीच में है तो वह संतोषजनक है। संभावित परिणाम, संवेदनशील जन समुदाय में सांस लेने में हल्की तकलीफ हो सकती है, तो सामान्य जन समुदाय कोई विशेष सावधानी नहीं है। और लेकिन संवेदनशील जो जन समुदाय है उन्हें खुले में लंबे समय तक या अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने से बचना होगा। औसत 101 से 200, अगर HQI सूचकांक 101 और 200 के बीच में है तो वह औसत होगा, जिसका संभावित परिणाम होगा संवेदनशील जन समुदाय में सांस लेने और अन्य स्वास्थ्य तकलीफ होगी। सामान्य जन समुदाय को खुले में लंबे समय तक या अत्यधिक शारीरिक परिश्रम कम करें, लेकिन जो हमारा संवेदनशील जन समुदाय है खुले में लंबे समय तक या अत्यधिक शारीरिक परिश्रम बिल्कुल ना करें। अगर HQI हमारा जो सूचकांक है वो 201 से 300 के बीच में है तो यह खराब होगा। संभावित परिणाम, लंबे समय तक स्वस्थ जन समुदाय को ऐसा परिवेश में रहने पर सांस लेने में तकलीफ, जबकि संवेदनशील आबादी में कम समय में भी सांस लेने में अन्य स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो सकती है। तो उसका जो हिदायत है सामान्य जन समुदाय के लिए खुले में शारीरिक परिश्रम न करें और
संवेदनशील जन समुदाय के लिए खुले में शारीरिक परिश्रम बिल्कुल ना करें। अगर HQI सूचकांक 301 से 400 के बीच में है तो बहुत ही खराब है। इसका मतलब यह है कि संभावित परिणाम जो होगा वह होगा लंबे समय तक स्वस्थ जन समुदाय का ऐसे परिवेश में रहने पर ये सांस की बीमारी हो सकती है। संवेदनशील आबादी में कम समय में ही श्वसन या अन्य बीमारियों का अधिक प्रभाव होगा। सामान्य जन समुदाय को खुले में शारीरिक परिश्रम करने से बचना होगा, विशेष रूप से सुबह और देर शाम को। और जो संवेदनशील जन समुदाय है उनको तो हिदायत दी जाती है कि अंदर रहें और कम से कम परिश्रम करें। जहाँ पे HQI सूचकांक 401 से 500 के बीच में है वहाँ पर संभावित परिणाम होगा कि लंबे समय तक स्वस्थ जन समुदाय का ऐसे परिवेश में रहने पर निश्चित सांस की बीमारी हो जाएगी। संवेदनशील आबादी में कम समय में भी गंभीर श्वसन या अन्य बीमारियाँ हो जाएंगी। तो अब हिदायत जो है सामान्य जन समुदाय के लिए है कि खुले में शारीरिक परिश्रम ना करें, और संवेदनशील जन समुदाय के लिए कि अंदर रहें और कम से कम परिश्रम करें। HQI मॉनिटर आप देख सकते हैं ऊपर जो फिगर दिया हुआ राइट हैंड साइड पे वो HQI मॉनिटर है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की वेबसाइट पर या सिस्टम और एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर आपको HQI सूचकांक पता चल जाएगा कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां का HQI सूचकांक क्या है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका फिगर है। इस फिगर को दिखा करके आप लोगों को बता सकते हैं कि HQI सूचकांक क्या होता है और HQI सूचकांक किस रेंज का है, तो आपके लिए क्या क्या हिदायतें आपको रखनी होंगी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सांस की बीमारी यदि आपका 201 से ऊपर है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और 400 से ऊपर है तब तो सांस की बीमारी लंबे समय तक अगर आप ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं तो निश्चित हो जाएगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक HQI को समझना और उपयोग करना। देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक HQI एक ऐसा सहायक संसाधन है जो आपको वायु की गुणवत्ता को समझने में मदद कर सकता है। आप इसे अपनी दिनचर्या की योजना बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, खासकर उस समय जब प्रदूषण अपने चरम पर हो। यह सूचकांक आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में भी बताता है। यह सूचकांक विशेष रूप से कमजोर वर्ग की आबादी के लिए उपयोगी है। ऐसी आबादी पर वायु प्रदूषण के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का उच्च जोखिम होता है। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से अस्थमा और अन्य वायु मार्ग या फेफड़ों के रोग से या हृदय और रक्त वाहिका रोग या वायु प्रदूषण के कारण बड़ी या हुआ कोई अन्य रोग से पीड़ित व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। HQI का उपयोग कैसे करें? वायु गुणवत्ता सूचकांक संसाधन अपनी निजी ट्रैफिक लाइट के रूप में कल्पना कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने के पहले इस ट्रैफिक लाइट को दिए हुए तरीके से जांच करना सुनिश्चित करें। लाल विराम दिन और क्षेत्र के लिए HQI की जांच करें। देखिए, अनुशासित आधिकारिक भारत की वेबसाइटों उस दिन के लिए अपने क्षेत्र और शहर की HQI की जांच करें। आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की वेबसाइट या सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। इंटरनेट स्मार्टफोन न होने पर आप समाचार से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन किसी भी गतिविधि की योजना बनाने या घर छोड़ने से पहले वायु गुणवत्ता की श्रेणी की पहचान कर लें कि उस दिन हवा में कितना प्रदूषण है। नारंगी, थोड़ा ठहरें, स्वास्थ्य जोखिम की जांच करें। उस दिन के प्रदूषण के जोखिम से बचने और बीमार पड़ने की संभावनाओं को कम करने के लिए आप स्वास्थ्य सलाह का पता लगाएं। यदि आप पर वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव असर होने की संभावना है तो जोखिमों को बचाने और अपनी सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय करें। हरा जाएं, इसका मतलब है दैनिक गतिविधियों के लिए सलाहकार का पालन करें। अपने दिन की योजना बनाएं और HQI श्रेणी के अनुसार गतिविधियों के लिए सलाह का पालन करना का प्रयास करें। श्वसन प्रणाली और फेफड़े समझ लेते हैं। आपको पता है नाक, मुंह, गला, श्वास नलिका और ब्रोंकाई, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है नाक के भीतर के महीन बाल और जो कि आपके नहीं धूल के कणों को रोकते हैं, अग्रसनी। उसके बाद वायु नली, फेफड़ा और डायफ्राम। सीलिया नाक के भीतर के महीन बाल हैं, सीलिया द्वारा द्रवित श्लेष्मा, ठीक है। तो यह फिगर आप समझ सकते हैं। इससे आप लोगों को बता सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया क्या होती है मानव शरीर में। फेफड़ों की क्षमता क्या है? वायु जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। सांस के बिना हम 1-2 मिनट भी जीवित रह सकते हैं।
वायु जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। सांस के बिना हम 1-2 मिनट ही जीवित रह सकते हैं। एक औसत वयस्क एक दिन में 11,000 लीटर हवा सांस के रूप में लेता है। इस प्रकार हवा में मौजूद विषाक्त पदार्थ सांस लेने पर हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक प्रदूषण स्वस्थ फेफड़ों के लिए भी सांस लेना मुश्किल कर देता है और खांसी, घरघराहट, विकलता और रक्त परिसंचरण तंत्र में खतरनाक तनाव पैदा कर सकता है। इसके बावजूद वायु में छोड़े जाने वाले प्रदूषकों की मात्रा जमीनी और सतह के जल और भूमि के कुल प्रदूषकों से कहीं अधिक है। तथ्य जो आपको जानने चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा इतनी प्रदूषित है कि 3 में से 1 बच्चे के फेफड़ा प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण से जुड़े निचले श्वसन तंत्र के संक्रमण अन्य रोगों की तुलना में बच्चों की मृत्यु के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर 3 मिनट में एक बच्चा खो देता है। भारत में पिछले 27 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक बच्चे अपनी 6वां जन्मदिन तक नहीं पहुंच पाए। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर भी बच्चों में होने वाली हर 10 मौतों से 1 का कारण वायु प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य जटिलताओं को माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है। आप यह फिगर दिखा करके लोगों को समझा सकते हैं कि वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है और वह अपनी जीवन शैली में सुधार करें। बच्चे क्यों अधिक प्रभावित होते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार व्यवहारिक, पर्यावरणीय और शारीरिक कारकों का मिश्रण बच्चों को वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। दैहिक और जैविक कारक। बच्चे के वयस्कों के विपरीत पूर्ण विकसित अंग नहीं होते हैं। चूंकि बच्चों के श्वसन तंत्र विकसित हो रहा होता है, वे जहरीले वायु प्रदूषकों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसके अलावा चूंकि बच्चों में वायु मार्ग संकीर्ण होते हैं, जिससे कि जहरीले वायु प्रदूषकों के प्रवेश से वायु मार्ग के ऊतकों अधिक प्रभावित हो सकते हैं, जिससे वायु मार्ग में सूजन और श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है और वे पर्यावरण के किसी भी विषाक्त और प्रदूषक पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। बच्चे वयस्कों की तुलना में प्रति यूनिट शारीरिक वजन के हिसाब से अधिक मात्रा में हवा और अधिक वायु प्रदूषकों को सांस में लेते हैं। व्यवहारिक और पर्यावरणीय कारक। बाहर प्रदूषित हवा में बहुत समय बिताते हैं, खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो श्वास दर को और बढ़ाता है। अपनी माताओं के पास समय बिताते हैं जब वे प्रदूषणकारी ईंधन और उपकरणों का उपयोग कर रही होती हैं। कम लंबाई के कारण जमीनी स्तर से अधिक करीब रहते हैं, जहां वाहन के धुएं और धूल जैसे कुछ प्रदूषक की मात्रा चरम तक जाती है। उनके मुंह से सांस लेने की प्रवृत्ति होती है, जहां नाक की तरह महीन बाल, सिलिया और श्लेष्मा जैसे प्राकृतिक छलनी नहीं है। मुंह से सांस लेने के कारण फेफड़ों तक पहुंचने वाले जहरीले प्रदूषक अधिक हो जाते हैं। वयस्कों की तरह वे जल्द से जल्द लक्षणों को पहचान नहीं कर पाते हैं, जिससे प्रारंभिक चिकित्सीय प्रक्रिया में देरी हो जाती है। बच्चों पर वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य प्रभाव। जो कोई बच्चा प्रदूषण से के असुरक्षित स्तर के संपर्क में है, वह जीवन भर स्वास्थ्य प्रभावों का सामना कर सकता है। गर्भ में या बालकाल में प्रदूषित वायु में रहने से निम्न प्रभाव हो सकते हैं: फेफड़े विकास में कमी, फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी, दमा, अस्थमा विकसित होने का जोखिम, तीव्र निचले श्वसन तंत्र का संक्रमण, मानसिक और मोटर विकास में कमी, व्यवहार संबंधी विकार। वयस्क होने पर हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, शिशु मृत्यु दर और बचपन का कैंसर, जो कि बहुत खतरनाक है। 2016 में घरेलू और परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 5,43,000 मौतें, 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में 52,000 मौतें। कम और मध्यम आय वाले देशों में घरेलू और परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण 5 वर्ष से कम बच्चों में 50% से अधिक में तीव्र निचले श्वसन तंत्र संक्रमण होता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। बचपन में अधिक वजन और मोटापा हृदय स्वास्थ्य और चयापचय मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। गर्भवती माताओं के माध्यम से गर्भ स्थित बच्चों, नवजात शिशुओं बचपन में वायु प्रदूषण वजन बढ़ने और बॉडी मास इंडेक्स को प्रभावित करता पाया गया है। वाहन से होने वाले प्रदूषक में सीसा, लेड होता है, जिसके कारण स्कूली बच्चों में अधिक वजन, मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है। बाल काल के कैंसर, ल्यूकेमिया रक्त से संबंधित है, टेरोटोमास बाल मांसपेशी हड्डी, रेटिनोब्लास्टोमा जो कि हमारा नेत्र से संबंधित है, लिम्फोमा प्रतिरक्षा प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ट्यूमर,
न्यूरोब्लास्टोमा तंत्रिका कोशिकाएं, नेफ्रोब्लास्टोमा किडनी से संबंधित। तो यह सब खतरे वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में बने रहते हैं। बाल स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव: आंखों से पानी आ जाना, जलन, लाल होना, ठीक है, गला, फेफड़ा में घरघराहट होना, फेफड़ों को तीव्र और लंबे समय तक श्वसन संक्रमण होना, जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, नवजात अवधि में संक्रमण, यह सब वायु प्रदूषण के कारण होता है। संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है। मनोरोग, विकार, ध्यान न दे पाना, स्वलीनता और संज्ञानात्मक विकास, साफ रिसाव, कान का पर्दे में असर होता है, कान के अंदर संक्रमण हो जाता है, कान में दर्द, बुखार, श्रवण शक्ति में कमी, यह सब वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है। विकास में कमी और वजन में भी कमी, यह भी वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है बच्चों में। बाल स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का असर: श्वसन प्रभाव: जन्म से पहले वायु प्रदूषण का जोखिम फेफड़ों के विकास को प्रभावित करता है और माता के गर्भ के अंदर शिशुओं के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। कणकीय पदार्थ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक छोटे बच्चों में निमोनिया और अन्य श्वसन संक्रमणों से जुड़े होते हैं। खाना पकाने के अशुद्ध ईंधन का उपयोग से अंदर का वायु प्रदूषक और बाहरी वायु प्रदूषक उन बच्चों की स्थिति को और खराब करते हैं जो या तो पहले से दमा, अस्थमा से पीड़ित हैं या उनमें दमा के शुरुआती लक्षण हैं। जो 4 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे अधिक प्रदूषित क्षेत्र में रहते हैं उनमें श्वसन संबंधी लक्षण, फेफड़ों की कार्य क्षमता और उच्च रक्तचाप अधिक मिलता है। मध्य कर्ण शोथ, ओटिटिस मीडिया, कानों का रोग जहां कान के पर्दे के बीच हवा संक्रमित और सूज जाती है। दोनों बाहरी और अंदर का वायु प्रदूषण इस स्थिति से जुड़े हैं। परिवेश में तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने से भी खतरा बढ़ सकता है। अल्पावधि कान का दर्द और बुखार, दीर्घकालिक बार बार ओटिटिस मीडिया सुनने की शक्ति और का क्षीण होना और सीखने और संचार में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। संज्ञानात्मक विकास, यह स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को बच्चों में संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र में रहने वाले बच्चों में बौद्धिक निर्बलता की अधिक संभावना है। अल्पावधि के लिए भी वायु प्रदूषण से प्रभावित बच्चे में भी मनोरोग संबंधी विकार हो सकता है। लंबे समय तक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। इससे ध्यान न दे पाना, स्वलीनता आदि के परिणाम हो सकते हैं। वायु प्रदूषण अप्रत्यक्ष रूप से स्टेटिंग और कम वजन द्वारा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। अब जोखिम कम करने के उपाय: बाहर निकलने से पहले HQI स्थिति की जांच करें। अगर हवा की गुणवत्ता खराब से गंभीर श्रेणी पर कहीं भी हो तो खेलने के लिए बाहर ना जाएं। जब भी वायु की गुणवत्ता खराब हो तो मास्क का उपयोग करें। N95 और N99 मास्क PM 2.5 और PM10 जैसे छोटे कणकीय पदार्थों को रोकने में सबसे प्रभावी हैं। अपने स्कूल परिसर और घर में पेड़ पौधे लगाएं। नियमित रूप से सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करें। याद रखें, बहुत खराब या गंभीर HQI के दौरान गहरी सांस लेने के व्यायाम से और अधिक हानिकारक प्रदूषकों को आपके अंदर परिवेश का लाभ की तुलना में अधिक नुकसान कर सकते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाएं। वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय: वाहनों से उत्पन्न धुएं को कम करने के लिए, जो बाहरी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, मिलजुल कर एक ही वाहन का प्रयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए अपने मित्रों और परिवार को प्रोत्साहित करें। बिजली या पानी बर्बाद न करें। विद्युत उत्पादन और पेयजल साफ करने में जीवाश्म ईंधन के जलने का योगदान होता है। मना करना, कम करना, पुनः उपयोग और फिर पुनः चकित विनिर्माण कारखाने भी वायु प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। पटाखे, अपशिष्ट, प्लास्टिक, लकड़ी, पत्ते आदि जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। समाधान: इन परिवर्तनों की पैरवी कीजिए। कृषि अपशिष्ट और वन में आग और कुछ चिन्हित कृषि वानिकी गतिविधियों को कम करें और बेहतर बिजली जनरेटर में निवेश करें। खाना पकाने, गर्मी और प्रकाश व्यवस्था के लिए स्वच्छ सस्ते ईंधन और प्रौद्योगिकियों तक सबको पहुंच प्रदान करें। बेहतर बिजली जनरेट में निवेश करें। हरियाली के साथ ऊर्जा कुशल इमारतों और अधिक सघन शहर बनाएं। घरेलू उपयोग और नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंध में सुधार करें। सुरक्षित और सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और पैदल पथ और साइकिल पथ के अनुसार नेटवर्क का निर्माण करें।
यह फिगर दिखाकर आप लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कैसे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। स्वच्छ वायु के लिए बच्चों की भूमिका। वायु प्रदूषण न केवल तत्कालिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि यह आपको, बच्चों को और भी बुरी तरह प्रभावित करता है। अपने आप को सही ज्ञान और जानकारी से लैस करके आप न केवल अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि आप स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण के लिए भविष्य में पैरोकार भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि कैसे 3 बच्चों ने अपने अधिवक्ता पिता के माध्यम से दिल्ली NCR में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगवाया। आप सभी अपने स्वस्थ जीवन के अधिकार के लिए अपनी बात रख सकते हैं। आप भारत के बाल नागरिक जागरूक हो और वायु प्रदूषण को कम करने, जहरीले प्रदूषकों के संपर्क को कम करने और अपने आसपास के लोगों में ज्ञान फैलाने के लिए कदम उठाएं। एक परिवर्तन कर्मी बनने के लिए कोई भी समय जल्द नहीं है और जहां भी संभव हो आपको कदम उठाना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भविष्य तो आप ही का है। भ्रांतियों का निवारण कर लेते हैं यहाँ पर। पहली भ्रांति, हवा साफ दिखे और कोई कोहरा दिखाई ना दे तो हवा साफ है और उसका स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह एक भ्रांति है। तथ्य यह है, दृश्यता या हवा के साफ दिखाई देने पर भी हवा की गुणवत्ता का पता नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि उन दिनों में आसमान में कोई धुंध ना दिखे तो भी वायु की गुणवत्ता खराब हो सकती है। सटीक तो यही होगा कि उस दिन की वायु गुणवत्ता सूचकांक की जाँच करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की वेबसाइट पर जाकर के आप HQI जाँच कर सकते हैं। फिर दूसरी भ्रांति है, वायु को शुद्ध करने वाले पौधों की किस्में जैसे डेविल्स, आइवी, पेंथोस, पीस लिली, ठीक है, फिलोडेंड्रोन, रबर प्लांट्स को अपने घर में और आसपास के स्थानों पर लगाएं। पेड़ लगाना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वे घर के अंदर ही वायु को साफ करने का एकमात्र उपाय नहीं हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत को कम करना है तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर भी स्वस्थ और हरितमा युक्त परिवेश के लिए पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है। अब एक भ्रांति है, वायु प्रदूषण की समस्या सर्दियों में होती है। हम सर्दियों के महीने में और विशेष रूप से सुबह और देर शाम को अशुद्ध वायु देखते हैं और श्वास लेते हैं। हम यह भी याद रखें कि गर्मी के महीनों में दृश्यता बेहतर होने पर वायु की गुणवत्ता खराब हो सकती है। उद्योगों के धुएं और कृषि अवशेष जलने से होने वाले उत्सर्जन से भी वायु प्रदूषित हो सकते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण का प्रभाव स्थान दृश्यता पर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में सर्दी के मौसम की परिस्थितियों के साथ साथ कृषि के अवशेष जलने में सर्दियों में वायु प्रदूषण होता है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में जहां मौसम और कृषि कार्यों का समय भिन्न भिन्न होता है वहां भी औद्योगिक गतिविधियां और तटीय क्षेत्रों के वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से प्रदूषण होता है। अगरबत्ती, मोमबत्ती आदि जलने से वायु प्रदूषित नहीं होता है, ये भ्रांति है। खाना पकाने, अलाव के लकड़ी जलाने के साथ साथ ये सभी गतिविधियाँ, अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाना, ठीक है, और क्या नाम, मोमबत्ती जलाना, इन सभी से वायु प्रदूषण होता है। अगली भ्रांति है, सवेरे या देर शाम को व्यायाम करने और घरों को हवादार बनाए रखना सबसे अच्छा है। दोपहर में 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घरों को हवादार हवा आने जाने के लिए कमरों की खिड़कियां खोलना बनाए रखना सटीक है, क्योंकि इस दौरान वायु की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर होती है। इसके अलावा सवेरे या देर शाम को व्यायाम करने, खेलने आदि से बचें, क्योंकि सुबह और शाम को ज़्यादा होता है वायु प्रदूषण। इसी तरीके से पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लें और लोगों को समझा सकते हैं कि वह कैसे कैसे वायु प्रदूषण से थोड़ा बहुत अपना बचाव कर सकते हैं। वायु प्रदूषण संबंधी पुस्तिका के शिक्षण उद्देश्य। स्वच्छ हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात है। महिलाएं और बच्चे सांस से धुआं अंदर ले रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि जो बच्चे इधर ये धूम्रपान कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे महिला खाना बना रही है, लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं वह धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, ना धुआं उत्सर्जित कर रहे हैं, मगर प्रदूषण का शिकार वह भी हो रहे हैं। तो इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। जैव ईंधन क्या है? जैव ईंधन आपको पता है, लकड़ी, गोबर के उपले इत्यादि जैव ईंधन है, यह भी प्रदूषण करते हैं। जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, महिला खाना बना रही है, एक महिला उपले बना रही है और एक बच्चा लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर रहा है, तो इससे भी प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण इनसे भी होता है।
तो जैव ईंधन पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। जैव ईंधन का प्रतिदिन का उपयोग, ठीक है, जैव ईंधन के प्रतिदिन के उपयोग के ऊपर भी चर्चा आप लोग कर सकते हैं कि बायोमास ईंधन क्या है, वे कितने दिनों में ऐसे ईंधनों का उपयोग करती आ रही हैं, क्या उनकी आदतों में कोई बदलाव आया है, क्या उनके पास एलपीजी है। ये महिलाओं के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। वायु प्रदूषण और जैव ईंधन के शरीर से जुड़े 5 स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, ठीक है, आँख, नाक और गले में जलन, खांसी, बुखार और कफ, घबराहट, सीने में जकड़न, बार बार तीव्र श्वसन संबंधी बीमारियां होना, सर्दी, निमोनिया, अस्थमा या सांस लेने में कठिनाई, तो यह समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इस पर भी आप लोगों से परिचर्चा कर सकते हैं। अन्य गतिविधियां जो घर के भीतर 6 तरह के प्रदूषण पैदा कर सकती हैं, ठीक है, तो वो उन पर भी आप बात कर सकते हैं। वो 6 आपको राइट हैंड साइड पे नीचे दिए हुए हैं। घर के अंदर आसपास तंबाकू पीना, चावल के भूसे, पेड़ की शाखाएं, वनस्पति आदि को जलाना, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, अगरबत्ती, गाय का गोबर, मच्छर भगाने का कॉयल आदि जलाना। अगर घर सड़क के पास है तो कारों और ट्रकों से निकलने वाला धुआं घर में प्रवेश कर सकता है। ईंट भट्टों या कारखानों से निकलने वाला धुआं भी घर में प्रवेश कर सकता है। इस पर भी आप एक चर्चा कर सकते हैं। प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव। प्रदूषण हमारी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर हमें अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड का जो माहौल है वो उसमें क्रॉस बना हुआ, क्योंकि वहाँ आप देख सकते हैं ग्रे कलर का बिल्कुल बहुत प्रदूषण है। चिमनियाँ हैं, कारखाने हैं, गाड़ियाँ हैं। और राइट हैंड साइड पे देखिए सुहाना मौसम है और जिसमें सही का टिक बना हुआ है। ठीक है, और इसमें देखिए उम्र वृद्धि के साथ स्वास्थ्य पर प्रभाव। यदि बच्चा पेट में है तो बहुत ही जोखिम में है, उसके बाद छोटा है तो जोखिम है, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो जोखिम थोड़ा कम हुआ, उससे बड़ा हुआ कम हुआ और बड़े होने पर जोखिम कम होता गया, लेकिन बुढ़ापे में फिर भी से जोखिम बढ़ जाता है। गर्भवती महिला, उनके जन्मे बच्चे वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये पॉइंट बता सकते हैं, याद रखने लायक बातें गर्भवती महिला के लिए। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ पानी, सब्जियाँ और फल शारीरिक इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं। गतिविधि और शांत और प्रसन्न मन महिलाओं के लिए अच्छा है। वैज्ञानिक और डॉक्टर हमें बताते हैं कि स्वच्छ हवा में सांस लेना गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वे यह नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होने पर उनका बच्चा अस्वस्थ होगा। यह ज्ञान हमें तब मदद करेगा जब हम अपने बच्चे के बारे में बाल चिकित्सक, नर्स और आशा से बात करेंगे। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। धुएं के संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाओं में समय से पूर्व बच्चे को जन्म देने और बच्चे को छोटा होने की संभावना अधिक होती है। कुछ शिशु कद में छोटे होते हैं या वे बीमार हो जाते हैं और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जिन शिशुओं का जन्म समय से पूर्व होता है उनकी वृद्धि धीमी होती है या अन्य बच्चों की तुलना में वे छोटे होते हैं। जिन बच्चों का कद छोटा होता है या बीमार पैदा होते हैं उन्हें बाद की उम्र में अधिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन बच्चों में श्वास संबंधी अधिक समस्याएं या हृदय की बीमारियां हो सकती हैं। शिशुओं और 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य घर में वायु प्रदूषण से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो यह सब पॉइंट आप लोगों को बता सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गतिविधि, घर का वायु संचार। अब घर का वायु संचार, ठीक है, इसमें आप गतिविधि करके लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सामग्री क्या चाहिए, उद्देश्य क्या है और चरण कैसे आप करेंगे, तो यह करके आप लोगों को दिखा सकते हैं कि कैसे आप प्रदूषण को माप सकते हैं। मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन करती है लेडी, यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूँ, तो आप चर्चा करें कि कैसे निम्नलिखित तरीकों से महिलाएं धुएं या प्रदूषण में सांस लेने से बच्चों को, अपने आप को, सबको बचा सकते हैं। उनसे पूछें कि क्या उनके पास कोई अन्य उपाय या विचार है, जैसे कि खाना बनाते समय सुनिश्चित करें कि दरवाजा या खिड़की खुली है और धुआं रसोई या घर के बाहर जा रहा है। अगर संभव हो तो चूल्हे को खिड़की या दरवाजे के पास रखें, हो सके तो चूल्हा कमरे के बाहर लगाएं। सड़क के किनारे बसे घर वाहनों से होने वाले प्रदूषण के संपर्क में आएंगे। हम उस समय अपनी खिड़कियों को बंद कर सकते हैं जब बहुत सारे वाहन, विशेष रूप से ट्रक, सड़क पर होते हैं। इससे घर के अंदर की हवा सुरक्षित रहेगी और वाहन से होने वाला प्रदूषण आसानी से घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कभी कभी हमें खाना बनाते समय अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि संभव हो तो आप अपने बच्चे को स्टोव से दूर बिठाएं। धुआं उसकी आंखों को प्रभावित कर सकता है और उन्हें खांसी और सर्दी हो सकती है। चूल्हे के साथ
बिल्ट इन चिमनी हो तो धुआं घर या खाना पकाने के स्थान से बाहर निकल जाएगा। धुआं काफ़ी गाढ़ा हो तो हमें अपनी आँख, नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढक लेना चाहिए। हमें कुछ समय के लिए रसोई घर से बाहर निकल जाना चाहिए, खासकर तब जब आँखों में पानी निकलने लगे या खांसी आने लगे। LPG, बायोगैस या सोलर कुकर जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। LPG पंचायत से LPG और स्टोव प्राप्त करने की जानकारी के बारे में पूछें। अपने समुदाय के लिए बायोगैस और सौर ऊर्जा पर सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी अपनी पंचायत की नेता से पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए फल और सब्जियां खाएं। तो हमारे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है सब्जियां और फल और खाना। हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर प्रदूषण या धुएं के प्रभाव को अच्छे आहार, सब्जियों और फलों के भरपूर सेवन से कम किया जा सकता है। भोजन में शामिल विटामिन और खनिज पदार्थ हमें बीमारियों और धुएं के संपर्क में आने वाले प्रभावों से लड़ने में मदद करते हैं। परिवार के साथ मिलकर तरह तरह का भोजन करने में हमें ऊर्जा और शक्ति मिलेगी। सही तरह का भोजन करने के अलावा पानी पीने से हमारे शरीर को खांसी और जुकाम से लड़ने में मदद मिलती है। यदि कोई क्वेश्चन करता है मुझे ईंधन और समय बचाने के लिए क्या करना चाहिए, खाना पकाने में लगने वाले समय को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दें। महिलाओं से पूछें कि क्या उनके पास कोई अन्य तरीका है या अन्य कोई सुझाव है। पहला सुझाव यह दें कि चूल्हे पर गोल तली वाले बर्तनों का इस्तेमाल करें। बर्तन चूल्हे के मुंह से 1 से 2 गुना बड़ा होना चाहिए। बर्तन के निचले भाग को साफ रखें ताकि यह तेजी से गर्म हो। चना, राजमा, बीन्स और अन्य प्रकार की दाल को रात में भिगो दें, तब ये तेजी से पकेगी। खाना पकाने से पहले चावल को भिगो दें तो वह जल्दी पक जाएगा। पकने के समय को कम करने के लिए बर्तन को ढक दें। लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटें ताकि यह तेजी से और पूरी तरह से जल जाए। लकड़ी या डंडे पर गोबर लगाएं। सूखने के बाद ये लकड़ियां बेहतर जलेंगी और कम धुआं पैदा करेंगी। रोशनी और गर्मी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन करता है तो फिर भारत के उत्तरी हिस्सों में घर को गर्म रखने के लिए लोगों को जैव ईंधन जलाना पड़ता है। पूरे घर को गर्म रखने की तुलना में हमारे शरीर को गर्म करना आसान होता है। हर समय टोपी और शॉल पहने। आपके सिर और गर्दन को नहीं ढके होने पर आपके शरीर की काफ़ी गर्मी बाहर निकल जाती है। आप ठंड महसूस करते हैं। यदि संभव हो तो मोजे भी पहने। बच्चों को या बुजुर्गों को हर समय गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक और रबर उत्पादों को घर के अंदर या आसपास नहीं जलाना चाहिए। ये वस्तुएं बहुत सारा धुआं उत्पन्न करती हैं जो आपके फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। पानी गर्म करने और रात में बिजली प्रदान करने के लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। सरकार के पास कई कार्यक्रम हैं जो आपके परिवार और पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं। कैसे वायु प्रदूषण के बीच रहने और इससे योगदान करने से बचा जाए। आज हमने बहुत चर्चा की और काफी कुछ सीखा। आइए एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। इससे पहले कि हम विदा लें, आइए हम इस बारे में बात करें कि अब तक साझा की गई जानकारी का हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमारे परिवार और हमारे समुदायों को स्वस्थ और ताकतवर बनाने के लिए उन्हें लागू किया जा सकता है। आइए हम 3 कामों से शुरू करें। नंबर 1 जानना, दूसरा करना और तीसरा बात करना। तो जानना में हम जन समुदाय में जैव ईंधन का प्रदूषण के अन्य स्रोतों और तथ्यों के बारे में जानते हैं। अब हम जैव ईंधन और अन्य प्रदूषण के स्रोतों के तथ्यों के बारे में जान गए हैं, जैसे वाहनों, कारखानों से निकलने वाला धुआं या खेतों में जलने वाली चीज़ें जो आपके घरों में प्रवेश कर सकती हैं। हम जानते हैं कि ऐसे कई काम हैं जो हम धुएं और प्रदूषण से बचने और अपने परिवार को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। करने के लिए कार्य, कैसे वायु प्रदूषण के बीच रहने और इसमें योगदान करने से बचा जा सकता है। ठीक है, अभी और तीसरा है बात। तो बात क्या करेंगे? परिवार से बात करेंगे, पड़ोसी से बात करेंगे, स्वयं सहायता समूहों में बात करेंगे, आशा ANM से बात करेंगे और पंचायत में बात करेंगे। तो करने के लिए कार्य, करना क्या क्या है? आखिरी काम, ऐसे घर में ऐसे बदलाव करने हैं ताकि आप धुएं को सांस में अंदर लेने या बच्चों को प्रदूषित हवा में कम से कम रहने से बचाएं। एक बेहतर कुक स्टोव का उपयोग करें जो बहुत अधिक धुआं नहीं पैदा करता है और कम जैव ईंधन का उपयोग करता है। सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रकार के स्टोव हैं जो बाजार में बेचे जाते हैं। यदि उपलब्ध हो तो बायोगैस या
सोलर कुक स्टोव का उपयोग करें। एलपीजी का उपयोग करने वाले स्टोव सबसे साफ हैं। भारत में अधिक से अधिक महिलाएं रोज खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग कर रही हैं। जब आप खाना पका रही हैं तो सुनिश्चित करें कि धुआं घर के बाहर जाए। वायु संचार के लिए खिड़की और दरवाजे खोल दें। यदि आपको खाना पकाते समय बहुत अधिक धुआं पैदा हो रहा है तो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाने के लिए कह दें, जब तक कि आपका काम खत्म ना हो जाए। वायु संचार में सुधार के लिए चूल्हे के साथ चिमनी स्थापित करें। यदि संभव हो तो आप अपने चूल्हे को ऐसी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं जहां खिड़की पास में हो। अपने स्थानीय पंचायत नेता से अपने समुदाय के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में बात करें। अब आप जान गए हैं कि साधारण बदलाव किस तरह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। हमने उन समाधानों के बारे में बात की जो उपलब्ध हैं, लेकिन ये बदलाव तुरंत नहीं हो सकते। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ चर्चा शुरू करेंगे तो हम नए विचारों को सीखते हैं और हमारे विश्वास और प्रार्थनाओं की बेहतर समझ विकसित होती है। वैज्ञानिक और डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि स्वच्छ हवा, साफ पानी और सब्जियां, फल हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ज्ञान ही शक्ति है। अब घर के लिए जांच सूची जांच लेते हैं। रसोई के लिए कौन खाना पका सकता है? खाना पकाते समय रसोई घर में कौन मौजूद होता है या होती है? खाना पकाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? क्या घर में खाना पकाने के लिए कोई अलग जगह है? सावधानियां क्या होंगी? खाना पकाने के लिए बायोमास, लकड़ी, गोबर आदि जलाना खाना पकाने में भाग लेने वाले लोगों और इस धुएं में सांस लेने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाना पकाते समय कमरा अच्छी तरह से हवादार रहे, इसके लिए खिड़की खोलना याद रखें। प्रदूषण घटाने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन अपनाएं। सफाई के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? सफाई का समय क्या होता है? सतहों की सफाई के लिए गीले कपड़े का उपयोग करें। झाड़ू देने से बचें जिससे हवा में अधिक धूल कण निलंबित रह सकते हैं। सुबह सवेरे या देर शाम की जगह समय बदलकर दोपहर कर लें। स्प्रे रसायनों का उपयोग न करें। दमा या फेफड़े के किसी भी रोगी के लिए श्वास संबंधी समस्या वाले लोगों के आसपास सफाई करते समय सावधानी रखें या याद रखें कि आस पड़ोस में दमा का व्यक्ति भी है। तो इतना था यह पूरा वीडियो जिसमें हमने आपको वायु प्रदूषण, उससे होने वाले नुकसान, ठीक है, और उसमें क्या क्या सावधानियां करके आप उसको कम कर सकते हैं और लोगों को कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं, यह सब हमने इस वीडियो में आपको बताया है। यह जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपने इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली 50% भी इम्प्लीमेंट कर लिया और लोगों को जागरूक किया तो वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। वायु प्रदूषण याद रखें छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। आप मान लीजिए एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे मर जाते हैं वायु प्रदूषण के कारण। तो यदि वायु प्रदूषण हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है वो हम अवश्य कर सकते हैं। जैसे हम सावधानी रख सकते हैं, हम खुद से प्रदूषण करने से बच सकते हैं। यह सब भी करेंगे तो भी वायु प्रदूषण में बहुत कमी आएगी। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि यह आप जो इन्फॉर्मेशन है और भी लोगों को पास करेंगे और इस महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक आप अपने सभी जानने वाले और जितने भी लोग हैं सभी लोगों को भेजें ताकि वह लोग यह वीडियो देख करके वायु प्रदूषण से होने वाले जो हानियां हैं उनके बारे में जानें और उसको कैसे कम कर सकते हैं वह भी जानें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधी वीडियो ही बनाते हैं और अपलोड करते हैं जो कि आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि लाती हैं। तो आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।